Hello everyone, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं D9 चार्ट के सेकंड हाउस के बारे में। जैसे हमारा लग्ना चार्ट होता है उसका जो सेकंड हाउस होता है, वैसे ही D9 चार्ट का सेकंड हाउस यानी नवमशा चार्ट का सेकंड हाउस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बर्थ चार्ट में। नवमशा को प्लेनेटरी स्ट्रेंथ के लिए देखा जाता है। दूसरा बोला जाता है कि 35 की एज के बाद जो भी आपकी लाइफ में चेंजेस आते हैं उसमें नवमशा का बहुत बड़ा रोल होता है। नवमशा चार्ट से आप अपने 35 की एज के बाद की जो लाइफ है उसको देख सकते हो, समझ सकते हो कि 35 की एज के बाद क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्योंकि 35 की एज एक ऐसी एज है जिस एज तक हमारी शादी हो जाती है, काम धंधे की शुरुआत हो जाती है, बहुत से लोगों को नुकसान होता है, बहुत से लोगों को फायदा होता है, बहुत से लोग अपना घर बना लेते हैं, बहुत से लोगों का घर बिक जाता है। तो 35 की जो एज है वो ऐसी एज है जो आपको बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस करवा देती है और उसके बाद आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है, यानी बदलाव स्टार्ट होता है। तो 35 की एज के बाद क्या चेंजेस आने वाले हैं वो आप अपने D9 चार्ट से देख सकते हैं। D9 चार्ट को मैरिज का चार्ट भी बोला जाता है। D9 चार्ट से पता चलता है कि आपकी मैरिटल लाइफ कैसी होगी, मैरिज के बाद आपको सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आपका लाइफ पार्टनर कैसा होगा, सपोर्टिंग होगा कि सपोर्टिंग नहीं होगा, और धर्म के क्षेत्र में, आध्यात्म के फील्ड में आपको कितनी तरक्की मिलेगी, ये भी D9 चार्ट से देखा जाता है। बिकॉज D9 जो चार्ट है वो आपकी सोल को बताता है और सोल की जर्नी को बताता है, और आपकी जो सोल यहां पर जिन जिन चीजों को एक्सपीरियंस करने के लिए आई है वो D9 चार्ट से देखा जाता है। लग्ना चार्ट हमारे आउटर शेल को दिखाता है कि हमारे साथ बाहर की दुनिया में क्या क्या चीजें हो रही हैं, लोग हमें कैसा देखते हैं, कैसा समझते हैं, हमारा घर कैसा है, हमारी गाड़ी कैसी है, हमारे पास पैसे कितने हैं, हमारी शक्ल सूरत कैसी है, हमारे पेरेंट्स कैसे हैं, पेरेंट्स की शक्ल कैसी है, पेरेंट्स क्या क्या करते हैं। लेकिन उसके अंदर की चीजें कि आपके मन के अंदर क्या चल रहा है, आपकी आत्मा यहां किन किन चीजों को एक्सपीरियंस कर रही है, क्या बदलाव आ रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, और जितनी भी इंटरनल बातें होती हैं जो सिर्फ आपकी आत्मा एक्सपीरियंस करती है वो D9 चार्ट से देखा जाता है। D9 चार्ट का जो फर्स्ट हाउस होता है वो पूरे D9 चार्ट को रूल करता है, क्योंकि फर्स्ट हाउस जो है उसका संबंध भोग से है। D9 चार्ट में जितनी भी चीजें हो रही हैं उसका जो फर्स्ट हाउस है वो उसका भोग करता है। अगर उसका फर्स्ट हाउस बेकार हो जाता है या डैमेज्ड होता है तो आप अपने पूरे D9 चार्ट का भोग नहीं कर सकते। वैसे ही लग्ना चार्ट का जो फर्स्ट हाउस है या जितने भी डिविजनल चार्ट्स होते हैं उनका जो फर्स्ट हाउस है वो उस पर्टिकुलर चार्ट का भोग करता है। अब D9 चार्ट का जो सेकंड हाउस है इसका भी अपना अलग से खेल है। सेकंड हाउस से पता चलता है कि आपकी मैरिटल लाइफ कितनी सस्टेन करेगी। शादी तो आपकी हो जाएगी, लेकिन शादी के बाद कितनी दूरी, कितनी लंबी दूरी आप दोनों तय करेंगे ये उसका सेकंड हाउस बताता है। सेकंड हाउस से आपके ज्वाइंट एसेट्स का पता चलता है कि मैरिज के बाद आप लोग फाइनेंशियली कितने स्ट्रांग होंगे, एक साथ कितनी तरक्की करेंगे, या क्या क्या चेंजेस आएंगे। अगर आपकी शादी नहीं हुई है उसके बाद भी जो आपका फाइनेंशियल जो स्टेटस है या जो भी कंडीशन है वो 35 के बाद कैसी होगी वो आपके D9 चार्ट के सेकंड हाउस से पता चलता है। सेकंड हाउस एक चीज को और भी बताता है कि प्रॉपर्टी के द्वारा, चाहे वो अपनी प्रॉपर्टी हो, चाहे वो पेरेंटल प्रॉपर्टी हो, चाहे वो ऐसी प्रॉपर्टी हो जो किसी के द्वारा आपको मिली है, प्रॉपर्टी के द्वारा कितना गेन होगा तो वो भी D9 चार्ट के सेकंड हाउस से पता चलता है। D9 चार्ट का सेकंड हाउस आपके इन-लॉज को भी बताता है कि आपके इन-लॉज के थ्रू आपको क्या क्या मिलेगा, आपके इन-लॉज कितने सपोर्टिव होंगे कि सपोर्टिव नहीं होंगे, वो आपको गाली देंगे या आपकी बुराई करेंगे, ये भी उसके सेकंड हाउस से पता चलता है।
D9 चार्ट का जो सेकंड हाउस है वो सिर्फ वेल्थ को नहीं दिखाता है, वो ये दिखाता है कि आपकी जो वेल्थ है उसको आप कितने लंबे टाइम तक सस्टेन कर पाएंगे। आने वाली जितनी भी हमारी जो वंशावली है और जितने भी हमारे जो आगे बच्चे होंगे, उनके बच्चे होंगे, उनके बच्चे होंगे, उनके लिए आपका सेकंड हाउस कितना सपोर्टिव है, ये सारी चीजें सेकंड हाउस से देखी जाती हैं। सेकंड हाउस में कौन सी राशि है, सेकंड हाउस का लॉर्ड कहां पर प्लेस्ड है, सेकंड हाउस के ऊपर कौन कौन से ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। अगर अच्छे ग्रहों की दृष्टि है तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, लाइक जैसे वीनस, मून एंड जुपिटर। अगर मैलेफिक ग्रहों की दृष्टि पड़ जाती है, लाइक जैसे सैटर्न, राहु, केतु, तो परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर D1 चार्ट में अपने कंबशन में हो, रेट्रोगेशन में हो, या D1 चार्ट में अगर उसकी पोजीशन खराब हो, तब भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, जो भी हमारा डिविजनल चार्ट होता है, उस चार्ट को देख के अगर हम प्रिडिक्शन करते हैं या कुछ सोचते हैं तो वो भी गलत है। डिविजनल चार्ट के साथ साथ आपको D1 चार्ट भी देखना चाहिए, आपको मून चार्ट भी देखना चाहिए और आपको दूसरे और भी चार्ट्स देखने चाहिए। खाली D1 चार्ट और खाली आपका D9 चार्ट, अगर एक चार्ट को देख के ही आप प्रिडिक्शन कर रहे हैं या चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो वो भी गलत है। अब इसका जो सेकंड हाउस है उसका लॉर्ड अगर वेल प्लेस्ड होता है तो आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है या शादी के बाद जो आपकी वैल्यू है वो ग्रो होती है, वो बढ़ती है। अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में चला जाता है तो स्ट्रगल शुरू होता है। सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में चला जाता है तो बहुत बड़े बड़े चेंजेस आप देखते हैं। कई बार चेंजेस बहुत अच्छे होते हैं, कई बार बहुत बुरे होते हैं। सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में चला जाता है तो खर्चे, नुकसान, कर्जे में पैसा चला जाता है, बर्बाद होता है, ये सारी चीजें आप एक्सपीरियंस करते हैं। सेकंड हाउस में अगर सन की प्लेसमेंट होती है तो कई बार सरकारी भूमि का लाभ होता है या सरकारी धन आपको मिलता है या आपके जो फादर हैं उनके थ्रू आपकी वैल्यू बनती है या मॉनेटरी गेन होता है। सेकंड हाउस में अगर मून की प्लेसमेंट होती है तो आपकी मदर कई बार आपको सपोर्ट करती है और आप अपनी फैमिली और फैमिली वैल्यू को लेके बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं। मार्स की प्लेसमेंट अगर सेकंड हाउस में होती है तो आपकी जो स्पीच है वो बहुत ज्यादा हार्श हो जाती है, लेकिन मनी जनरेशन के लिए मार्स यहां पर बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाता है। सेकंड हाउस में अगर बुध की प्लेसमेंट होती है तो प्रॉपर्टी का काम, प्रॉपर्टी डीलरिंग का काम, कोई भी ऐसा काम जहां पर आप कुछ लिखना लिखना करते हैं, वो सारी चीजों के थ्रू आपको बेनिफिट होता है। अगर सेकंड हाउस में वीनस की प्लेसमेंट होती है तो शादी के बाद आपकी जो कंडीशन है वो बहुत चेंज हो जाती है। अच्छी फैमिली, अच्छा पैसा, अच्छा खाना, सारी चीजें आपको अच्छी अच्छी मिलती हैं। सेकंड हाउस में अगर जुपिटर की प्लेसमेंट होती है तो शादी आपकी बहुत ज्यादा प्रॉस्परस होती है आपके लिए और आप लोग बहुत ज्यादा तरक्की करते हैं। सेकंड हाउस में अगर सैटर्न की प्लेसमेंट होती है तो इनिशियल फेज में आपको स्ट्रगल करना पड़ता है और जो भी आपकी सेविंग्स है, जो भी आपकी वैल्यू है और जो भी आपको सेकंड हाउस में मिलना है वो थोड़ा सा डिले हो जाता है। राहु की प्लेसमेंट होती है तो डिफरेंट अलग अलग तरीके से, ऐसे तरीके जो समाज में अप्लाई नहीं होते हैं, ऐसे तरीके अप्लाई करके आप अपने सेकंड हाउस की चीजों को बना पाते हैं। कई बार इसमें सडन गेन होता है, कई बार सडन लॉस होता है। केतु की प्लेसमेंट अगर सेकंड हाउस में होती है तो पैसे के मामले में आप बहुत ज्यादा डिटैच्ड होते हैं। कई बार आपको बिना मेहनत के पैसा मिल जाता है और यहां पर आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ भी देखने को मिलती है। तो आपके बर्थ चार्ट में सेकंड हाउस में कौन कौन से प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, सेकंड हाउस का लॉर्ड कहां बैठा है, किस प्लैनेट के साथ बैठा है, ये सारी चीजें देखनी बहुत जरूरी है। आज जो मैंने आपको बताया वो सिर्फ कुछ बेसिक चीजें बताई हैं जिनके आधार पे आप अपने सेकंड हाउस को, D9 चार्ट के सेकंड हाउस को समझ सकते हैं। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया D9 चार्ट के सेकंड हाउस के बारे में और सेकंड हाउस की कंडीशन के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने बर्थ चार्ट के सेकंड हाउस या D9 चार्ट के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनल हमसे मिलना चाहें तो आप हमारे व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल आईडी के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइज आप हमारे साथ कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर,
लव यू ऑल एंड गुड बाय।